बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शहबाज गिल के साथ जो वाक़या पेश आया उस पर बात करेंगे इस वीलॉग में। तफसीलात मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद हुकूमत एक लंगड़ा लूला कमीशन बनाना चाह रही है, उस पर जो इमरान खान साहब की पार्टी है उसने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो भी आपको मैं बताऊँगा। फिर उसके बाद समी इब्राहिम साहब ने बड़े खौफनाक शिकवे किए हैं और पाकिस्तान में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जनरल बाजवा से गिले शिकवे किए हैं। उसमें दो बातें बहुत टेक्निकल हैं और एक सवाल तो ऐसा है जो ज़रूर उठाया जाना चाहिए, उस पर बात करूंगा। मेजर गौरव आर्या इमरान खान के खिलाफ एक कंपेन इंडिया में बैठकर लॉन्च कर चुका है, वो क्या है वो आपको बताऊंगा। और उमर सरफराज चीमा, ये नाम याद रखिएगा, गवर्नर पंजाब हैं, इनके बारे में एक बड़ी खबर है आपको मैं देता हूँ। और ये वैसे गले की हड्डी बन गए हैं PMLN की, और ना ये उनसे निगली जा रहे हैं ना उगली जा रहे हैं। और उमर सरफराज चीमा एक ऐसी मुसीबत साबित हुआ इन बाप बेटे के लिए कि इनके नाक में दम कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहली जो खबर है वो खबर यही कि हुकूमत का बैरूनी साजिश के इल्ज़ाम पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। हुकूमत अब तक टली नहीं है। उन्होंने पहले कोशिश की कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग बुलाते हैं, उसके अंदर हम ग्रिल करेंगे मुबैना तौर पर उस सफ़ीर को और कोशिश करेंगे कि कुछ भी करके ये साबित करें कि ये जो साइफ़र था ये झूठ था, या इसको जैसे बताया गया ये वैसे नहीं था। लेकिन जब साइफ़र को इन लोगों ने पढ़ा, वो मुरासला इनके सामने आया कानूनी तरीके से, तो इनके तोते उड़ गए कि भाई ये तो एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो इमरान खान कहता था। फिर इनके तमाम सवालात के जवाब वही आए जो इमरान खान साहब कहते थे। तो उसके बाद एक बहुत बड़ी सुबकी हुई, बजाय इसके कि ये कुछ नया निकालते उस मीटिंग में, ये सिर्फ इतना कह सके कि जिस साजिश का कोई सबूत नहीं मिला, मुदाखलत हुई है। और साथ ये भी कह दिया कि इससे पहले वाली जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जिसको इमरान खान साहब ने हेड किया था, हम तस्लीम करते हैं और उसके तमाम नुकात को सेकंड करते हैं, तौसीक करते हैं। उस मीटिंग की तस्दीक भी कर दी इन्होंने। तो अपने ही पाँव पे इन्होंने कुल्हाड़ा मार दिया। अब एक और कुल्हाड़ा मारने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उस मीटिंग के बाद हुआ क्या, ये जब भी कभी सहाफ़ियों के पास आए जिन लोगों ने उस लेटर को पढ़ा था, तो उन्होंने कहा जी कोई साजिश नहीं है। सहाफ़ियों ने सवाल नंबर 1 किया कि क्या उस लेटर में इमरान खान का जिक्र है? चुप। सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि क्या उस लेटर के अंदर तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है? चुप। सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि क्या उस लेटर में कोई माफ़ी का जिक्र है? फिर चुप। फिर सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि क्या उस लेटर में ये जिक्र है कि पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे? फिर चुप। फिर सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि क्या उस लेटर में वाकई ये भी जिक्र है कि अमेरिका अपने ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी के साथ मशरूत कर चुका है? तो फिर चुप। यानी इन सवालात के जवाब नहीं दिए। खामोशी नीम रजामंदी होती है। अभी तक एक मरतबा भी हुकूमत का कोई रुकन ये नहीं कह सका कि अमेरिका की धमकी के अंदर तहरीक अदम एतमाद का जिक्र नहीं था। हुकूमत का कोई भी रुकन अभी तक कह सका ही नहीं कि ना अमेरिका ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के साथ माफ़ी को मशरूत किया और ना अमेरिका ने तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ दी। ये कोई हुकूमत का बंदा ऐसी जुर्रत ही नहीं कर सका, क्योंकि बाकायदा उस मरासले के अंदर ये लिखा हुआ है। तो हुकूमत उसको झुटला भी नहीं सकती और उसके अंदर लिखा हुआ सच बोल भी नहीं सकती। बहुत बुरे फंस गए हैं। अब एक लूला लंगड़ा किस्म का कमीशन बनाने की तैयारी हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। जब अपने इत्तेहादी छोड़ जाएं तब आपको याद आया कि बैरूनी साजिश हुई। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने फैसला किया है कि उस सुबह शाम के तमाशे पर गैर जानिबदार इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। ये इंक्वायरी कमीशन गैर जानिबदार होगा और इसका सरबराह ऐसा मुकर्रर किया जाएगा जिस पर साजिशी टोला भी सवाल नहीं उठा सकेगा। इंक्वायरी कमीशन मुनसिफाना तौर पर फैसला करेगा, जिसके बाद मुल्क को झूठी सियासत के लिए इस्तेमाल करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कमीशन फैसला करेगा कि इस ड्रामे का असल किरदार कौन है और इंक्वायरी कमीशन के TORs काबीना के आगे अगले इजलास में सामने रखे। TORs में तो ये मारते हैं। एक तो ये कमीशन बनाएंगे जो मुतनाज़े होगा। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले के ऊपर ओपन हेयरिंग की जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला उठाया जाए
तमाम फरीकैन को बुलाया जाए, ओपन हेयरिंग की जाए, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत हुई, साजिश हुई, कौन कौन शामिल था, कैसे हुई। लेकिन वो कर ये रहे हैं कि कमीशन बना रहे हैं और उसके टीओआर कहते हैं कि वो चीज़ें तय कर लेना जिनके अंदर रहते हुए ये कमीशन काम करेगा, वो टर्म्स तय कर लेना जिनके अंदर रहते हुए ये कमीशन काम करेगा। जब इमरान खान साहब का धांधली वाला कमीशन बना था तो टीओआर के अंदर ये तय कर दिया था क्या था कि मुनज़्ज़म धांधली ढूंढनी है आपने धांधली नहीं ढूंढनी, आपने लफ्ज़ मुनज़्ज़म शामिल करवा दिया था पीएमएलएन की उस वक्त की काबीना ने। तो जब मुनज़्ज़म का लफ्ज़ शामिल हो गया तो उन्होंने कहा जी धांधली तो पाकिस्तान में बहुत हुई है, 40 सफ़े उसके ऊपर हमने लिख दिए हैं, लेकिन मुनज़्ज़म नहीं हम पकड़ सके। अब मुनज़्ज़म करने के लिए तो बहुत सारे इदारों को, बहुत सारे लोगों को साथ रगड़ना पड़ता, तो वो कमीशन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे भी इसी तरह के टीओआर जो हैं वो बनाए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ इनकार कर दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत के आखिरी चंद हफ्ते हैं, हुकूमत के कमीशन को मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि वो पहले ही मुबैना बैरूनी साजिश की तहकीकात के लिए हुकूमत के तहत किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। यानी हुकूमत के अंडर काम करने वाले ऑफिसर अगर कमीशन के ऊपर काम करेंगे तो क्या उसका नतीजा निकलेगा, कुछ भी नहीं। तो इस पर उन्होंने खुलकर कह दिया कि ये 24 घंटे अदालतें खुली हैं तो ये अहम मसला पाकिस्तान पर इम्पोर्टेड हुकूमत नाफिज कर दी गई है, अवाम ने इस काम को अपने हाथ में अब ले लिया है, साजिश के मकामी किरदारों का तयन अदालती कमीशन करे और ओपन हेयरिंग उसकी होनी चाहिए क्योंकि 24 घंटे तो अदालतें खुली हैं। तो ये हुकूमत ने एक चीज़, एक पैंतरा खेला है जिसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ रख दिया और वो इसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे, ना ही इसको पब्लिक तस्लीम करेगी। शहबाज गिल वाला मामला इंतहाई सीरियस है। अब शहबाज गिल का एक्सीडेंट हुआ, वो लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे और उस एक्सीडेंट के बारे में उन्होंने खुद कुछ लिखा है। उन्होंने कहा कि मुझ पर कातलाना हमला करवाने वालों को बताना चाहूँगा कि अपने मौला और कौम की दुआओं की वजह से ज़िंदा हूँ। मेरी गाड़ी का पीछा करके जानबूझकर हिट किया गया है, ये एक मंसूबे के तहत किया गया है। यानी अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था तो दूसरी गाड़ी को रुक जाना चाहिए था, रुक कर देखना चाहिए था ये लोग जिंदा हैं, मर गए, क्या हुआ। तो दूसरी गाड़ी रुकी नहीं, इसको बोलते हैं हिट एंड रन केस, मार के भाग जाना, हिट एंड रन केस था ये। अब शहबाज गिल की गाड़ी को पीछे से आने वाली एक गाड़ी ने हिट किया, हिट करके उसको इस तरीके से टेक्निकली हिट किया कि वो गाड़ी उलट गई और वो कलाबाजी खा के साइड पे जाके गिर गई। शहबाज गिल लकीली उसमें, क्योंकि ये अमेरिका से बड़ा लंबा अरसा गुजार के आया तो इन लोगों को आदत होती है बेल्ट शर्ट ये बांध कर बैठते हैं। वैसे मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी अपनी जान एक मरतबा बची है बड़े खौफनाक एक्सीडेंट में, बहुत खौफनाक एक्सीडेंट था, सिर्फ इस वजह से कि मैंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी और मुझे चंद मिनट पहले ही मेरे दोस्त ने इशारा किया तो मैंने सीट बेल्ट बांधी और फिर वो एक्सीडेंट हो गया और उसमें मेरी जान बच गई। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल हमेशा करें और ज़रूर करें। तो शहबाज गिल की जान बच गई। उन्होंने कहा कि मुझे जानबूझकर हिट किया गया, ये एक मंसूबे के तहत किया गया है। मैंने कल ही कहा था कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कत्ल करवा देंगे, करवा लें कत्ल, गद्दारी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। मैं आज कौम को बताना चाहता हूँ ये खान पर भी हमलावर होंगे, ये हर कीमत पर हमें चुप करवाने की कोशिश करेंगे। बैरूनी साजिश और उसके लोकल हैंडलर्स और गद्दारों को ये पता है कि इमरान खान और उसके साथी चुप नहीं बैठेंगे, इंशाअल्लाह सबको बेनकाब करेंगे। ये जी शहबाज गिल साहब वाला मामला, और ये बड़ा सीरियस मामला है। अगर वाकई कातलाना हमले हो रहे हैं और उजरती कातलों को इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये इंतहाई खौफनाक है। ये नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। इन्होंने पहले तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम लगा के लोगों को मरवाने का पक्का बंदोबस्त किया, पाकिस्तान में आग लगाने का बंदोबस्त किया। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के इदारों ने इस गंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अभी भी ये फैल रहा है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के इदारों ने इस नफ़रत को रोकने की कोशिश की और माजी में जनरल बाजवा भी इसको भुगत चुके हैं। बहुत सारे और लोग इसका निशाना बन चुके हैं। यहाँ कत्लो गारतगिरी भी हो चुकी है और झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं तौहीन मज़हब के, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और रियासत पहली मरतबा, रियासती ताकत पहली मरतबा ये काम कर रही है किसी हुकूमत की फरमाइश के ऊपर। तो ये बड़ा सीरियस और बड़ा संजीदा मामला है। अब इसमें शहबाज गिल के ऊपर कातलाना हमला अगर ये हुआ है
तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान कहां जा रहा है और उन्होंने पाकिस्तान को कहां पहुंचाना है। खुदा ना खास्ता ये वाकयात चीज़ों को नीचे नहीं ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। अब इसमें जो समी इब्राहिम साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं वो मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ। और उसमें एक सवाल ऐसा है जो वाकई मुझे भी बहुत खुटक रहा था, तो उस पर आज बात करते हैं। उन्होंने कहा इतने सारे लोग खुद इकट्ठे नहीं हो सकते थे। ये जो अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा किया गया था इमरान खान के खिलाफ, ये लोग इकट्ठे खुद नहीं हो सकते थे और पाकिस्तान में हो भी नहीं सकते। इनको इकट्ठा किया गया है और जनरल बाजवा पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आपने इनको इकट्ठा किया है। सवाल उन्होंने पूछा कि आप किस लिए ये काम कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी ये सवाल उठाया था कि अमेरिकन ने जब ये कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दो तो माफ़ी, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत बच गई तो हम आपको संगीन नताइज की धमकी दे रहे हैं, आपको उसके नताइज भुगतना होंगे। ये धमकी अमेरिकन ने किसको लगाई थी? इमरान खान को तो निकाल रहे थे वो, शहबाज शरीफ तो हुकूमत में ही नहीं था। तो ये समी इब्राहिम इशारा इस तरह कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका की ये धमकी दी कि निकालो इमरान खान को तो आपको माफ़ी दे देंगे, नहीं निकालोगे तो फिर आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। फिर साइफर में मौजूद मालूमात को किसने और क्यों छुपाया, ये भी सवाल उठाया समी इब्राहिम ने। फिर एक और चीज़ उन्होंने कहा कि रिटायर फौजियों की जो मीटिंग हुई थी उसमें आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब के बारे में बहुत नेगेटिव बोला था। अच्छा, ये चीज़ मेरे दिमाग में भी आई। अगर फ़ौज का इस सारे से कुछ लेना देना नहीं था तो बहुत सारे रिटायर फौजियों ने ये बात रिपोर्ट की, बताई ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ ने ऑन द रिकॉर्ड, कुछ को पाकिस्तान से भागना पड़ गया ऑन द रिकॉर्ड बात करने के बाद। तो जो जनरल बाजवा ने, आर्मी चीफ ने बातचीत की रिटायर फौजियों के साथ, वहाँ उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बहुत नेगेटिव रिमार्क्स पास किए, जिस पे बाद में इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मुझे पता है कि मेरे बारे में क्या बातें की जा रही हैं, और उन्होंने इसका शिकवा भी दबे लफ्ज़ों में किया था। लेकिन अगर आप बात इसको समझें इस एंगल से कि जनरल बाजवा को क्या ज़रूरत थी कि वो इमरान खान साहब की बुराइयां करें रिटायर फौजियों के सामने, इसका मतलब है उनके अंदर शिकवे चल रहे थे इमरान खान के खिलाफ। तो फौज का ये कहना कि हम इमरान खान के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं या हमें इमरान खान से क्या प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम तो खुद जनरल बाजवा साहब ने खुद बता दी हैं रिटायर फौजियों को कि इमरान खान से ये प्रॉब्लम्स थी, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमने नहीं निकाला। तो प्रॉब्लम्स तो आपको थी, जहां तक तो मामला पहुंच गया, आपने क्लियर कर दिया कि आपको इमरान खान से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। जो मुल्क के अंदर अच्छा कर रहे थे वो आप कर रहे थे, जितना बुरा हो रहा था वो इमरान खान की वजह से हो रहा था। जनरल बाजवा ने रिटायर फौजियों को यही बातें बताई ना, तो ये सवाल उठाया जाना चाहिए और इसके ऊपर जवाब मांगा जाना चाहिए कि एक तो जनरल बाजवा ने ये क्यों कहा रिटायर फौजियों को कि इमरान खान के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स उन्होंने दिए, और दूसरा DG ISPR ने जो एक गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने नई बनने वाली हुकूमत के आने के साथ जोड़कर दिखाया मईशत की बेहतरी को। यानी DG ISPR जनरल बाबर ने जो नई हुकूमत आई उसको जोड़कर दिखाया, किसके साथ? मईशत की बेहतरी के साथ। ये जनरल बाबर ने किया। अब मामला ये है कि उसके बाद तो मईशत बहुत बुरी हो गई। अब तो ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा जी 102 अरब का साल हर महीने नुकसान हो रहा है, हम ये बोझ नहीं उठा सकते, हमें ये बोझ लोगों पे डालना पड़ेगा। अब वो 30 रुपये 40 रुपये पेट्रोल महंगा करना चाहते हैं, आने वाले दिनों में करेंगे भी। पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि डॉलर 200 रुपये का होने जा रहा है, पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है। तो मार्केट कहाँ गई? वो तो फिर क्रैश कर गई। स्टॉक मार्केट के अंदर तो फिर मंदी है। तो इस पे DG ISPR का कोई स्टेटमेंट, कोई ट्वीट, कोई चीज़ नहीं आई। जब इस हुकूमत की फेवर में था, जब ये नई नई हुकूमत आई, सब इसके खिलाफ कंपेन कर रहे थे, तो DG ISPR का स्टेटमेंट इनके हक में आया था। ये एक हकीकत है। लेकिन अब जब ये हुकूमत बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, इकॉनमी को डबो रही है, तबाह कर रही है, तो DG ISPR का कोई स्टेटमेंट इनके खिलाफ नहीं आ रहा। यानी या तो इकॉनमी पे पहले ही बात ना करते, अपने आप को बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर रखते, लेकिन खुद पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं तो फिर दूसरी तरफ की पिक्चर भी लोग उम्मीद करते हैं कि वो दिखाएंगे। तो ये जो इमरान खान साहब के बारे में बदमज़गी का इजहार किया गया है रिटायर फौजियों के साथ मीटिंग में, यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है। मेजर गौरव आर्या लगातार
और कुछ पाकिस्तान के दानिश्वर जो है वो उसको बेकारी दानिश्वर इन चीज़ों को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। वो ये कहते हैं कि मेजर गौरव आर्या ये कहता है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक नासूर बन चुका है और इमरान खान पाकिस्तान को डैमेज करेगा, इमरान खान पाकिस्तान को तोड़ देगा। मैंने वैसे गौर किया कि मेजर गौरव आर्या ये शख्स जितनी नफरत पाकिस्तान से करता है ना, उतनी नफरत इमरान खान से भी करता है। कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेजर गौरव आर्या एक इंडियन है। ये शुरू से हर वो बात करता है जिससे पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं। ये शुरू से हर वो गेम करता है, यानी इसने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ मौलवियों को अगर आप पैसा दें और उनके ज़रिए से ये काम करवाएं तो पाकिस्तान में आप एक खाना जंगी करवा सकते हैं। बहुत खुश होता है इन मामलात में, बड़े इसके पास आइडियाज़ होते हैं। अभी ये इमरान खान के बारे में भी इसी तरह की बातें करता है। इसको हमेशा मुँह की खानी पड़ती है, लेकिन मैंने गौर किया कि जो आदमी भी पाकिस्तान से प्यार करता है ना, क्योंकि मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान से नफरत करता है, ये उस आदमी से भी नफरत करता है और उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा की पूरी मुहिम शुरू करता है। तो ज़बरदस्त है। और इसको जो लोग फैला रहे हैं वो भला कर रहे हैं इमरान खान का कि गौरव आर्या जिस आदमी को गाली देगा, जिस आदमी को बुरा भला कहेगा और जिस आदमी को नेगेटिव करार देगा, वो आदमी पाकिस्तान के लिए कभी भी बुरा नहीं हो सकता। उसकी आप आंखें बंद करके तकलीद करें, उससे फ़ायदा होगा। उमर सरफराज चीमा ने आर्मी चीफ को मिलने की ख्वाहिश की इजहार भी किया है, शहबाज शरीफ को भी लिख दिया है और ये कहा कि आपके बेटे ने बहुत फ़ायदा उठाया इस बात का कि वो आपका बेटा है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे एक सूबेदार और 4 सिपाही मिले तो इस जाली वज़ीर आला को उठा के जेल में डाल दूँ, जालसाज को। तो उमर सरफराज चीमा एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पहले दिन से खड़ा है। इमरान खान साहब को अब समझ आ जानी चाहिए कि वफादार ही होते हैं। अब आपको उस्मान बुज़दार नज़र नहीं आएगा, अब आपको बाकी लोग नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये आदमी लड़ता रहेगा। इसको आप जेल में डालें ये फिर लड़ेगा, बाहर निकालें ये फिर लड़ेगा, इसको आप मारें ये फिर लड़ेगा, इसको आप कोई भी नुकसान पहुंचाएं, इसका कारोबार तबाह कर दें ये फिर लड़ेगा। ये बात नहीं आएगा, क्योंकि ये इमरान खान साहब की पार्टी का अपना, उनके नज़रिए का वफादार आदमी है। तो इमरान खान साहब को ये बात समझनी चाहिए कि वो वफादारों को मौका दें। क्या कोई भी गवर्नर उनके लिए इस लेवल तक जा सकता था? नहीं, ये गया है। तो इमरान खान साहब के लिए इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।